राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में। तो आज की क्लास में आप चर्चा करते हैं ALM और एसए की वर्क और सैलरी के बारे में। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ALM और एसए का मेंस का फॉर्म भरा जाएगा तब आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप ALM बनना चाहते हैं या एसए बनना चाहते हैं, DH में जाना चाहते हैं, UH में जाना चाहते हैं, HVPNL में जाना चाहते हैं। तो अलग अलग तरीके के आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको कहीं और किसी से पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ALM और एसए में फर्क क्या होता है। जैसे पहले आप चर्चा करते हैं ALM की। ALM और एसए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कार्य में डिफरेंस क्या है या पोस्ट में क्या डिफरेंस है, वो पूरी चर्चा आज आप करते हैं। ALM असिस्टेंट लाइनमैन, ALM क्या है? असिस्टेंट लाइनमैन। अब असिस्टेंट है, सहायक है, किसका है? सहायक किसका है? LM का। LM कौन है? लाइनमैन। ये पद कहां से आया? तो ये पद आता है ALM के प्रमोशन के बाद। LM कब बनते हैं? ALM के प्रमोशन के बाद। ALM के प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं? LM की बात आज आप नहीं करते क्योंकि ये बाद का सिस्टम है। दूसरा है एसए, शिफ्ट अटेंडेंट। शिफ्ट अटेंडेंट, शिफ्ट अटेंडेंट और ALM में दोनों में अंतर क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो ALM एसए की साथी तैयारी कर रहे हैं। ALM असिस्टेंट लाइनमैन, एसए शिफ्ट अटेंडेंट। ALM का काम क्या होता है? ALM का टोटली जो काम होता है वो फील्ड वर्क होता है। क्या होता है? ALM का काम क्या होता है? फील्ड वर्क होता है। कार्य किसका? ALM का। ALM का काम क्या है? टोटली फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क कहने का मतलब जो अपने 33 kV सब स्टेशन से 33 kV सब स्टेशन से जो 33 kV सब स्टेशन से जो अपने 11 kV यानी 11 kV के जो फीडर चलते हैं, 11,000 वोल्टेज के जो फीडर चलते हैं, जो गांव की तरफ जाते हैं या शहर में अलग अलग जो कॉलोनियां कटी हुई है उनमें जाते हैं, यानी 440 आगे जाके हो जाती है 3 फेज में और 230 आपकी हो जाती है सिंगल फेज में। किसी के सिंगल फेज में कनेक्शन है, किसी के 3 फेज में कनेक्शन है। ये बाद की बात है। अब ALM का काम क्या है? 33 kV से लेकर 230 kV तक कोई भी अगर फॉल्ट पड़ता है लाइन में, कोई भी लाइन में खराबी होती है, कोई पोल टूट गया, तार टूट गया, किसी का इंसुलेटर पंचर हो गया या इंसुलेटर टूटकर नीचे गिर गया या कोई तारों के ऊपर कोई टहनी ऊपर गिर गई, तो वो हटाने का काम या वो कोई फॉल्ट निकालने का काम वो कौन करेगा? वो टोटली कौन करेगा? ALM करेगा। कौन करेगा? ALM करेगा। आगे जब आप ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उनके दोष पढ़ोगे, यानी क्या क्या फॉल्ट पड़ते हैं, तब आप पढ़ोगे। एक होता है LL, एक होता है LG। LL दोष कौन सा होता है? लाइन टू लाइन फॉल्ट, यानी दो फेज आपस में टकराते हैं। दो फेज क्या हो जाते हैं? आपस में टकरा जाते हैं। दो फेज आपस में टकराना। LG क्या है? एक लाइन तार है जो ग्राउंड से टच हो जाती है। क्या हो जाती है? जमीन से टच हो जाती है, जिसे अर्थ फॉल्ट कहते हैं। या कोई टहनी किसी तार के ऊपर गिर जाती है, कोई टहनी कोई तार के ऊपर गिर जाती है, तो वो भी फॉल्ट क्या दिखाएगी? अर्थ फॉल्ट दिखाएगी। यानी अर्थ इंडिकेटर वो मशीन है वो करेगी। मशीन कौन सी? VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जो आपकी 11 kV की सप्लाई आपके गांव के ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है वो VCB से ऑन और ऑफ होती है। तो ALM का काम आप समझ गए कौन सा है? टोटली फील्ड वर्क है। 33 kV सब स्टेशन से लेकर 11 kV 440 230 तक का सारा काम कौन करता है? ALM करता है। इनकी पेट्रोलिंग करने की बात आ जाए, कोई फॉल्ट
पड़ गया और वो फॉल्ट मिल नहीं रहा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी भी लंबी लाइन है उस लाइन की टोटली पेट्रोलिंग कौन करेगा? एएलएम और लाइनमैन करेगा। तो सबसे ज्यादा फील्ड वर्क और हार्ड वर्क किसका हो गया? वो हो गया एएलएम का। दूसरा, किसी के घर की लाइट खराब है, किसी की दुकान की लाइट खराब है, वो ठीक करने के लिए कौन जाएगा? कंज्यूमर क्या करेगा? एक कंप्लेंट डाल देगा और उसे कंप्लेंट नंबर दे देगा और वो कंप्लेंट नंबर आएगा अपने एएलएम साहब के पास। वो क्या करेगा? उस कंज्यूमर के पास जाएगा और उसका जो लाइट है वो ठीक करेगा। क्या करेगा? लाइट है वो ठीक करेगा, या उसकी कंप्लेंट जो है वो उसकी लाइट वो है व्यवस्थित रूप से चलाने का काम करेगा। कौन करेगा? एएलएम करेगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह सारा दिन घूमना, काम करते करते घूमना, वैसे नहीं घूमना, काम करते करते घूमना और धूप में घूमना, आंधी तूफान में घूमना, बारिश में काम करना, ये काम किसका है? ये है एएलएम का, असिस्टेंट लाइनमैन का। दूसरा एलएम का, ये बाद की बात है, ये पोस्ट है एएलएम के बाद प्रमोशन की। एएलएम ये काम सब करते हैं। कौन सा काम करते हैं? फील्ड वर्क करते हैं। दूसरा, एएलएम की ड्यूटी कितनी होती है? तो शहरी क्षेत्र में अगर बात करें, शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो एएलएम की जो ड्यूटी है, एएलएम की जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की होती है। कितनी होती है? 8 घंटे की होती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, अपने गांव की तरफ दो सब स्टेशन लगते हैं, 33 केवी के सब स्टेशन है, जहां से अपनी 11 केवी लाइनें निकलती है, वहां के जो एएलएम साथी और लाइनमैन साथी है उनको 24 घंटा तत्पर रहना पड़ता है। यानी 24 घंटों में से कभी भी उनको बुलाया जा सकता है, कभी भी फॉल्ट पड़ेगा वही बंदे आएंगे। शहर में क्या है, जैसे कोई 30 एएलएम हो गए एक जगह, एएलएम और लाइनमैन, तो वो क्या करेंगे? अलग अलग सिस्टम बांट लेंगे। जैसे 8 हो गया मॉर्निंग, 8 हो गया इवनिंग, 8 हो गया नाइट, 8 या 24, और 6 ड्यूटी क्या करेंगे? जर्नल करेंगे, जो 9 से 5 करेंगे। अब ये 8-8 की शिफ्ट जो बनती हुई है वो कौन सी है? एक तो सुबह 6 AM से 2 PM, दूसरा है 2 PM से 10 PM, और तीसरी शिफ्ट जो इवनिंग नाइट शिफ्ट है वो है 10 PM से 6 AM। वापसी कहीं कहाँ गए आप? 6 AM पर आ गए। 3 शिफ्ट होगी, 8-8 बंदे हो गए। 6 बंदे कहाँ हो गए? जनरल ड्यूटी में आ गए। 6 बंदे कहाँ हो गए? जनरल ड्यूटी में आ गए, जनरल ड्यूटी में आ गए। उनकी ड्यूटी क्या होगी? 9 से 5, 9 AM से 5 PM। ये क्या हो गया? उनकी 8 घंटा का ड्यूटी का स्ट्रक्चर हो गया। एएलएम के बारे में हमने बात कर ली, एएलएम का काम क्या है। दूसरा बात करते हैं आप एसए के बारे में। दूसरा बात करते हैं आप एसए के बारे में। एएलएम काम फील्ड का, टोटली फील्ड का। एसए शिफ्ट अटेंडेंट, ये भाई साहब क्या करते हैं? शिफ्ट अटेंडेंट। अब शिफ्ट अटेंडेंट कौन है? जो 33 केवी के बाद 33 केवी को 11 में बदल दिया, सब स्टेशन में 33 केवी को 11 केवी में बदल दिया। उसके बाद जो 11 केवी लाइन है, जो 11 केवी लाइन है वो कहाँ जाएगी? अपनी अलग अलग कॉलोनियों में जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलोनी, कॉलोनियों में जाएगी या किसी गांव में जाएगी। क्या जाएगी? कॉलोनियों में जाएगी या किसी गांव में जाएगी। कौन सी जाएगी? 11 केवी लाइन जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अपने गांव के जो बाहर है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां तक जाएगी। यहाँ 11 केवी, यहाँ 3 फेज 440 वोल्ट लिख देता हूँ, या सिंगल फेज 230 वोल्ट लिख देता हूँ। अब इस 11 केवी का जो फॉल्ट पड़ेगा या 11 केवी पर कोई दिक्कत आ रही, कंप्लेंट आ रही है, उसका समाधान कौन कर रहा है? मैंने आपको बता दिया, एएलएम भाई साहब कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्या काम है? एसए का क्या काम है? ये इस 11 केवी फीडर को, इसे बोलते हैं फीडर, इस 11 केवी फीडर को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। इस 11 केवी 11 केवी 11,000 वोल्टेज को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। अकेला काम इसका यही नहीं है कि 11 केवी फीडर को ऑन ऑफ करेगा, और क्या क्या करेगा? एक तो ये 11 केवी फीडर को ऑन और ऑफ करेगा, किसके कहने पर करेगा? या तो कोई इमरजेंसी हो गई, कोई आग लग गई, या कोई आंधी तूफान से कोई खंबा नीचे गिर गया, पोल नीचे गिर गया, कोई करंट आ रहा है या आने की संभावना है,
तो कंज्यूमर के फोन से एक बार आपातकालीन ये 11 केवी फीडर किसी भी कॉलोनी का बंद किया जा सकता है। लेकिन वह ऐसे क्या करेगा, फिर एएलएम को बताएगा भी फलाना फलाना का फोन आया है, उसने बंद करवाया, तो आप जाके वहां पता करो। काम फिर किसका हो गया, फिर एएलएम का हो गया। भाई साहब ने बंद कर दी, जाएगा कौन, एएलएम। तो एएलएम फिर आ गई यहाँ। फिर उसके बाद ऑन ऑफ के बाद क्या है, एक तो होता है ऑन, एक होता है ऑफ, और एक होता है इस मशीन को बाहर निकालना। वीसीबी इस 11 केवी से जो अपना सर्किट जुड़ता है उसको बोलते हैं वीसीबी। जो 11 केवी लाइनों का जो सर्किट जोड़ता है फीडरों के साथ, वो इस फीडर को क्या कहते हैं, वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब क्या करेगा भाई साहब, किसी एलएम या लाइनमैन के कहने पर ये सिर्फ अगर बंद है, सिर्फ अगर लाइन बंद है तो कहीं से पीछे से या वहीं से वीसीबी से करंट आने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। क्योंकि वीसीबी जब सीधा अगर आपने ऑफ किया है, सीधा अगर आपने ऑफ किया है, तो आपके जो 11 केवी सर्किट है और वीसीबी का जो सर्किट है उसका गैप बहुत कम होता है। उसका अपना जो गैप है वो बहुत कम होता है। इस गैप में क्या आ जाती है, फिर इंडक्शन आ जाती है। इंडक्शन आ जाती है, इंडक्शन कैसे आती है, जैसे अपना ट्रांसफार्मर काम करता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के। ट्रांसफार्मर में कोई भी तार आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। जो अपनी प्राइमरी वाइंडिंग है ये होगी अंदर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, बीच में ये होगी अपनी पत्तियां एल्यूमिनियम की, या उसको बोल देते हैं कोर। इसके बाद जो दूसरा आपका जो दूसरी आपकी वाइंडिंग है ये होगी प्राइमरी, ये होगी सेकेंडरी। अब ये आपस में कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ 11 केवी देने के बाद यहाँ 440 वोल्टेज क्यों आ रही है, वो आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। किसके कारण, जब इसमें 11 केवी की धारा प्रवाहित की जाएगी या 11 केवी वोल्टेज प्रवाहित की जाएगी तो यह एक अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस कोयल को काटेगा और इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, और वो ईएमएफ क्या है, आगे सर्किट में जाएगी या आगे अपने कंज्यूमरों तक जाएगी। अब ये आधारित किस पर है, भी ये 11 केवी और आगे 440 है, तो ये होती है टर्नों की संख्या पर। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम है, तो यहाँ वोल्टेज कम मिलेगी और यहाँ ज्यादा मिलेगी, यानी 11 केवी और 440। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कम है और यहाँ क्या है, टर्न ज्यादा है, तो यहाँ क्या मिलेगी आपको, स्टेप अप मिलेगी, यानी ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, और यहाँ मिलेगी आपको डाउन। ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, स्टेप अप, ये हो गया स्टेप डाउन। ये आप आगे जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तब आप शुरू करेंगे। अब बात चल रही थी एलएम और एसए की, तो एसए भाई साहब ने क्या कर दिया, वैक्यूम सर्किट को बंद किया, वीसीबी को बंद किया, लेकिन फिर भी उसमें इंडक्शन आने की संभावना थी, तो क्या कराया, आशंका थी, तो क्या कराया, उसने उस मशीन को बाहर निकाल दिया। जब आप एलएम और एसए या एलएम के पास बैठे होंगे, किसी का फोन आ जाता है और वो कहता है अभी लाइट को बंद करो, तो वो एक बार बंद कर देता है और लाइनमैन उसे क्या बोलता है, ट्राली बाहर निकाल भाई, ट्राली बाहर निकाल। वो ट्राली क्या है, वो वीसीबी है। वीसीबी की मशीन बाहर निकाली जाती है एक हैंडल के द्वारा, और उसका गैप कितना हो जाता है, काफी हद तक उसका गैप हो जाता है, तो कोई इंडक्शन की संभावना नहीं बनती, तो क्या है, वो सर्किट पूरा बंद हो जाता है। अब एएलएम क्या करता है, सारे दिन फील्ड में काम करता रहता है। इसने ट्रांसफार्मर को संभाला, उसने फ्यूज भी लगाया, वो कंज्यूमर तक फॉल्ट भी निकाल के आया, 11 केवी का फॉल्ट भी निकाला, 33 केवी की भी उसने पेट्रोलिंग करी। लेकिन ऐसे ने क्या करा, एक तो स्विच को ऑन या ऑफ किया, दूसरा एक ट्राली बाहर निकाली, लेकिन ये सारा दिन घूमता रहा। अब आगे की बात आती है, अब आगे बात आती है अपनी, फिर ऐसे और क्या करता है, फिर ऐसे और क्या करता है। एक तो ये वीसीबी को ऑन और ऑफ, दूसरा बाहर निकालता है, वो काम तो एक ही हो गया वैसे तो,
लेकिन इस भाई साहब का काम क्या है, 8 घंटे एक जगह बैठे रहना, 8 घंटे एक जगह बैठा रहना, वो भी 20x40 के रूम में। मेरा कहने का मतलब देसी भाषा में मैं आपको समझाना चाहता था, तब ये लिखा है, वरना काम ऐसे भी करता है। वो यार्ड के अंदर पूरी सफाई का ध्यान रखता है, मत करता नहीं है, ध्यान रखता है, क्योंकि वो उसका घर है। ऐसे क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। यार्ड के अंदर कोई जंपर वगैरह 11 kV 33 kV उसका रख रखाव वो भी करता है। ट्रांसफार्मर का रख रखाव मैन है, जो अपना 12.5 MVA या 12 MVA 10 MVA उनका रख रखाव करता है। तीसरा, 8 घंटे अकेले बैठे रहता है। अगर ALM और लाइनमैन या कोई फोरमैन या कोई जेई उसके पास नहीं आता है, तो वो 8 घंटे अकेला उस रूम में बैठा रहेगा जहां VCBयां लगी हुई है। अब ये आएंगे क्यों, क्योंकि ये अगर काम लगे, कंज्यूमर का इनके साथ कोई डीलिंग नहीं होती, कंज्यूमर डीलिंग होती है ALM और लाइनमैन की। तो ये भाई साहब अकेला बैठा रहेगा। तो जब आप प्रेफरेंस भरें ऐसे और ALM के बीच में, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ALM भाई साहब का काम जरूर इतना हार्ड है, वो सारा दिन घूमते रहते हैं, वो पोल पर भी चढ़ेंगे, वो इंसुलेटर को भी बदलेंगे, वो तार को भी जोड़ेंगे, इधर उधर भी उनको जाना होगा बाइक पर। लेकिन ये भाई साहब अकेले अकेले आप कह सकते हैं 8 घंटा लगातार बैठे रहेंगे। यानी चुनना आपको है, आप में ये क्षमता है 8 घंटे बैठे रहने की, तो आपको SC की प्रेफरेंस भरनी है। दूसरा, आप में अक्षमता है बाहर घूमने की, धूप में आंधी में काम करने की, तो आपको ALM की प्रेफरेंस भरनी है। आज अगर आप ये वीडियो देख लोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को प्रेफरेंस क्या भरनी है, टोटली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ALM और SC में काम में फर्क आपको दिख गया। दूसरा, अगर आप बात करें काम में फर्क आ गया ALM और SC का। अब दूसरी बात आप करें ALM और SC की, एक होता है अपना डिपार्टमेंट है DHBVN, दूसरा होता है UHBVN, एक होता है HVPNL। अब ये प्रेफरेंस भरते समय किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर DHBVN एरिया का जो पड़ता है, सिरसा हिसार फतेहाबाद साइड का जो पड़ता है, वो बंदा DH ही भरेगा, जाहिर सी बात है। नंबर आए बाद में ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपना प्रेफरेंस पहली DH इस साइड का है, दक्षिणी हरियाणा का है, तो वो DH ही भरेगा। UH साइड का है तो वो UH भरेगा। टोटली हरियाणा में वो कहीं भी ड्यूटी कर सकता है, वो HVPNL भरेगा। इसका फायदा ये है, SC का तो काम वही रहेगा सेम उसको, लेकिन ALM का इसका काम बहुत कम पड़ता है HVPNL का। बार त्योहार इसका काम पड़ता है। तो DH UH HVPNL लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है ALM और SC में फर्क क्या है। कई बंदे पहले काम किया हुआ होता नहीं है धूप वगैरह में, बाद में SC की अपने ALM की प्रेफरेंस भर देते हैं। जब उनका ALM में सिलेक्शन होता है, बाद में 3 महीने में वो भाई साहब कितने दुखी होते हैं, वो आप किसी से चर्चा करके देख लेना। अब इसके काम में फर्क आने के बाद बात आएगी इनकी सैलरी में क्या फर्क है। तो सैलरी में बात करें तो ALM और SC की टोटल सैलरी की बात करेंगे और इन हैंड सैलरी की आप बात करेंगे। तो पहली बात यह है, ALM और SC का बेसिक पे जो है वो पड़ता है 25,500। वो दोनों का सेम है। कितना पड़ता है? 25,500 रुपये ALM और SC की बेसिक सैलरी होती है, बेसिक पे होता है। इसके बाद आता है आपका डियरनेस अलाउंस। हिंदी में मैं बताऊं आपको तो महंगाई भत्ता जो सरकार देती है। महंगाई भत्ता किस पर देती है? बेसिक पर देती है। बेसिक का कितना % होगा वो अलग मायने रखता है, लेकिन DA होता क्या है? डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता। फिलहाल वो कितना चल रहा है? 55% चल रहा है। फिलहाल कितना चल रहा है? 55% चल रहा है। किसका होगा? 25,500 का 55% हो कितना गया? 14,025। ये हो गया आपका महंगाई भत्ता। इसके बाद आता है आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। HR क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप सरकारी दफ्तर में या सरकारी जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें अगर आप नहीं रह रहे हो, आपके खुद के मकान में रह रहे हो, तो सरकार आपको क्या है, इस बेसिक पे का
इस बेसिक पे का 8% पे करती है। क्या करती है? 8%। तो 25,500 का 8% क्या हो गया? 2040 हो गया। वो क्या हो गया? हाउस रेंट हो गया। वो एएलएम और एसए का दोनों का सेम होगा। इसके बाद आता है आपका एमए यानी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस सरकार क्या करती है, किसी भी कर्मचारी को, अपन अगर एएलएम एसए की बात करें तो 1,000 रुपये एएलएम और 1,000 रुपये एसए को मेडिकल अलाउंस देती है, पर मंथ देती है, हर महीने देती है। इसके बाद अगर बात करें यूए क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस। हर महीने ये मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिलता है? एएलएम और एसए दोनों भाई साहब को क्या मिलता है? सेम मिलता है। कितना मिलता है? 440 रुपये पर मंथ। 440 रुपये पर मंथ। इसके बाद आता है आपका ईए, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। अब इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिलता दोनों को है, एएलएम और एसए को, लेकिन ये 2 महीने में एक बार मिलता है। यानी अगर जनवरी में आ गया तो फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में आएगा, मार्च में आने के बाद अप्रैल में नहीं आएगा, मई में आएगा। इस तरीके से 1 महीने बाद आता है, क्योंकि अपना जो बिजली का बिल है वो 2 मंथ में आता है। ग्रामीण में अभी भी 2 मंथ में आता है। वो क्या है? तो यही वो है इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस 350 रुपये, जो दोनों के बराबर होते हैं। इसके बाद आता है आपका सलोडा, साइकिल अलाउंस। सरकार आपको साइकिल अलाउंस देती है। आप बाइक पर मत घूमो, आप किसी कंज्यूमर के पास जा रहे हो, साइकिल लेके जाओ भाई साहब। कितना दे रही है? 150 रुपये। दोनों का सेम। कौन सा है? बाईसाइकिल का साइकिल अलाउंस, सलोडा साइकिल अलाउंस। इसके बाद आता है एसए क्या है? शिफ्ट अलाउंस। शिफ्ट अलाउंस। शिफ्ट अलाउंस क्या है? शिफ्ट अलाउंस ओनली ऐसे भाई साहब को मिलता है पर महीने का 400 रुपये। पर महीने का 400 रुपये ओनली एसए को मिलता है, एएलएम को नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? एसए को, एसए यानी शिफ्ट अलाउंस एएलएम को नहीं मिलता, यानी 0 है। एसए को मिलता है पर महीने 400 रुपये मिलता है। तो टोटल जो एएलएम और एसए की सैलरी हो गई, वो एएलएम की हो गई 43,505 रुपये। लगते ही, नौकरी लगते ही, ज्वाइन करते ही एएलएम की सैलरी कितनी हो गई? 43,505 रुपये। और इस भाई साहब एसए भाई साहब की कितनी हो गई? 43,905 रुपये। अब ये 400 रुपये कहाँ से आए? ये मैंने आपको बता दिया, एसए यानी शिफ्ट अलाउंस। टोटल ये आपकी सैलरी होने के बाद क्या होगा? एक सीपीएफ होता है जो हर महीने कटता है। अब एनपीएस चल रहा है, पहले ओपीएस था, यूपीएस भी आ सकता है या नहीं आए, वो अलग मैटर है। लेकिन सरकार क्या करती है? बेसिक पे और डीए का, बेसिक पे और डीए का, जो वर्तमान डीए चल रहा है उसका प्लस बेसिक पे का, दोनों का 10% सीपीएफ यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोवाइडेड फंड में ये जमा होता है। 10% बेसिक पे और डीए का 10% इस अपने काट लिया जाता है। मैं कह सकता हूं आपकी सैलरी से काट लिया जाता है, जो कितना बनता है आपका 25,500 और 14,025 यानी 39,525 का 10% 3952 पॉइंट कुछ बनता है, यानी 3953 रुपये आपके खाते से काट लिए जाएंगे। जो आपको रिटायरमेंट के समय दिए जाते हैं वो ये पैसे हैं। 3953 काटने के बाद क्या होता है? एएलएम की सैलरी हो जाती है 39,552 रुपये और एसए की हो जाती है 39,952 रुपये, यानी वो प्लस 400 वाले। तो दोनों में क्या फर्क है? काम में क्या फर्क है और सैलरी में क्या फर्क है? कितना काम किसको करना पड़ेगा? कठिन काम कौन सा है? आसान काम कौन सा है? बैठा कौन रह सकता है? फील्ड में घूमना, आंधी बारिश तूफान किसको पड़ेगा? तो वो आपको मैंने बता दिया। ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगी जब आप एलएम और एसए का मेंस का फॉर्म भरोगे। एलएम और एसए का मेंस का फॉर्म भरोगे तो आपको एलएम और एसए में डीएचवीबीएन, यूएचवीबीएन, एचवीपीएनएल में से अपना प्रेफरेंस यानी भरनी पड़ेगी। यानी पहले नंबर पर मैं कौन सी पोस्ट लेना चाहता हूँ, डीएचएसए या यूएचएसए या डीएचएएलएम या यूएचएएलएम। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर एएलएम एसए आपका कोई भाई
ALMS से आपका कोई भाई तैयारी कर रहा हो तो उसके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो उसका बहुत सा संशय खत्म कर देगी। जो ALM और ऐसे साथी ALMS की तैयारी कर रहे हैं, ALMS साथी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आगे लगने वाले हैं। ALMS की तैयारी करने वाले साथियों के लिए उपयोगी इसलिए होगी क्योंकि उनके मन में ये भी बना रहता है ऐसे कौन होता है, ALM कौन होता है, सैलरी में क्या फर्क है, कहीं पैसे कम ज़्यादा ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी थोड़ी बहुत भी साबित हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।